वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आप अब तक देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर का बायो साइंस का यह 33 नंबर का वीडियो। इससे पहले आपका इस सप्ताह में 2 दिन जो है आपका डिस्टर्ब चला गया, मंडे और ट्यूसडे। इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा जो है आपके काम की वजह से वीडियो नहीं आ पाया है। बाकी अब से अब कंटिन्यू आएगा और आपके सिलेबस कंप्लीट होने तक यह वीडियो आएगा ही आएगा। समझ गए? तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। कहता है कि बायो साइंस वीडियो 33 जीएनएम फर्स्ट ईयर, और यह आपका आखिरी वीडियो है। ठीक है ना, यह आपका आखिरी वीडियो है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आखिरी वीडियो है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इस सप्ताह में एक एक वीडियो और आएगा आपका तीनों सब्जेक्ट का। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपको जो है अब जैसे ही ख़त्म हो गया, मान गए ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, चारों सब्जेक्ट का ख़त्म कर दूँगा इस सप्ताह में। और मैं बता दूँ कि चारों सब्जेक्ट का जो है आपको एक एक क्वेश्चन सीट मिल जाएगा। क्या चीज़? एक एक क्वेश्चन सीट मिल जाएगा, और उसी क्वेश्चन सीट में जितना क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ओवरऑल जो है आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक जैसे बायो साइंस है तो बायो साइंस में लगभग आपको कुल मिला के 50 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। समझ गए? कोशिश करेंगे इससे कम ही रहे। 50 क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से आपको फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट है, तो आपको फर्स्ट ईयर में मानिए 50 चौके 200 टोटल। अगर अभी से लेकर 200 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? लेकिन ये ओवरऑल मैं लगभग बताया हूँ कि 50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में देंगे। बाकी आप लोग देखिएगा कि क्या होगा क्या नहीं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? और जितना देंगे उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपका सब चीज़ जय जय हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन सीट दे देंगे तो इस क्वेश्चन सीट के ही आधार पर हम रिवीजन करेंगे, फालतू के चीज़ को रिवीजन नहीं करेंगे। ओके, समझ गए होंगे? चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूछ सकता है 5 नंबर में, शॉर्ट प्रश्न अच्छा है। पहले हम पढ़ेंगे CASF के बारे में। CASF होता क्या है, CASF के जो है क्या रोल है हमारे बॉडी में, CASF जो है होता क्या है, पहले इस चीज़ को जानिए माय डियर। CASF जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। CASF को फुल फॉर्म हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CASF। ओके, एक स्पष्ट रंगहीन तरल है। क्या है? यह एक स्पष्ट रंगहीन तरल है। ठीक है, जो मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड के सब अर्केनोइड स्पेस व ब्रेन के वेंट्रिकल्स में प्रवाहित होता है। यह ESF का एक प्रकार है। आपको समझना पड़ेगा कि CSF एक प्रकार के लिक्विड है। जिस प्रकार से हमारे बॉडी में एक जो है लिक्विड के तौर पर हमारा ब्लड है, लसिका है, उसी प्रकार से CSF भी एक तरल है। ठीक है, रंगहीन है, एकदम सफ़ेद कलर के मान सकते हैं, लेकिन उतना सफ़ेद भी नहीं होता है। रंगहीन जो है एक स्पष्ट जो है तरल फ्लूइड के रूप में होता है, जो मस्तिष्क में, ठीक है ना, मस्तिष्क के गुहा में, क्रेनियल जो कैविटी होता है वहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड जो रस्सी के समान होता है, जो आपके मस्तिष्क से लेकर और जो है पीछे पूंछ तक जो है आपके रीढ़ की हड्डी में जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भरा होता है यह द्रव, और उसके सब अर्केनोइड स्पेस में भरा होता है, ब्रेन वेंट्रिकल्स में प्रवाहित होता है, और यह एक ECF का प्रकार है। तो ये चीज़ को समझ गए। आगे और इसके डिटेल के बारे में जानिए तो आप समझिएगा। ठीक है, CSF कुल बात किया जाए तो कुल मिला के यह जो है आपको 150 से 200 ml के आसपास जो है आपके रहते हैं। ठीक है, 150 से 200 ml के आसपास में मौजूद आपके होते हैं। रिएक्शन की बात किया जाए, इसके प्रकृति नेचर की बात किया जाए तो यह जो है एल्काइली होता है, मीन्स क्षारीय प्रकृति में होता है। ठीक है, इसकी ग्रेविटी की बात किया जाए तो लगभग इसकी ग्रेविटी जो है औसतन 1.05005 माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिएक्शन, ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हो गया कुल इसका वॉल्यूम। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए। आगे चलिए, इतना समझ गए।
आगे है। अब इसमें घटक में कौन कौन से घटक पाया जाता है, तो माय डियर CSF के घटक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के घटक इसमें पाया जाता है। कौन कौन? पहला होता है वह जिसमें कार्बन नहीं होता, ठीक है, सॉरी जिसमें कार्बन पदार्थ होता है, ठीक है, जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं। और कुछ होता है जिसमें अकार्बनिक होता है, जिसे इनऑर्गेनिक सबस्टांस कहते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन नहीं होता है, इसमें कार्बन होते हैं, इसीलिए इसे जिसमें कार्बन होते हैं उसे कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक सबस्टांस कहते हैं। जिसमें कार्बन नहीं होता है उसे इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। पता है? तो यही दो पदार्थ पाया जाता है, दो प्रकार के। अब ऑर्गेनिक में ये सारा है और इनऑर्गेनिक में ये सारा है। तो आपके सामने में है प्रोटीन है, तो आप लोग को पता है प्रोटीन एक प्रकार के जो है आपके कार्बनिक पदार्थ है। उसी प्रकार से एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल भी है। शुगर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनाइन होता है, लैक्सिक एसिड होता है। तो यह जो है आपका ऑर्गेनिक सबस्टांस में ये सब चीज़ों को लिखना है। इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट। तो मतलब जितना इनऑर्गेनिक पदार्थ का नाम है ना वो सब लिख दीजिएगा लगभग में, तो वो आपका इनऑर्गेनिक वाला हो जाएगा। समझ गए? बाकी जो प्रोटीन, एमिनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, लैक्टिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक है। और यही दो तरह के पदार्थ जो है आपके CSF में मौजूद होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब CSF के कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का क्या काम होता है बॉडी में, देख लीजिए। पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। CSF मस्तिष्क की चोट से सुरक्षा करता है। यह एक क्यूशन की भांति दबाव को कम करता है, ठीक है ना। देखिए, अब जैसे आप किसी भी गुलगुले चीज़ पर मारिएगा तो उसका क्या होगा, असर जो है ऊपर ही उसका दबाव को थोड़ा सा अपने अंदर रख लेता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से चूंकि यह द्रव भरा रहता है इसमें, तो अगर मस्तिष्क में मान गए किसी कारणवश चोट लगा तो क्या होता है कि ये CSF जो एक प्रकार से आपका गद्देदार टाइप के इसमें द्रव भरा रहता है, जिसके कारण यह गद्देदार होता है। तो चोट को जो है अपने ऊपर अड़ता है, ठीक है ना, अपने ऊपर प्रेशर को झेलता है, जिससे हमारे ब्रेन पर डायरेक्ट प्रहार न होकर प्रहार के जो मात्रा होता है, जो दबाव होता है, उसको अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेता है, कम कर लेता है। कुछ हद तक जो है कम हमारे चोट लगने पर महसूस होगा ब्रेन पर, ठीक है ना। तो यह सुरक्षा के काम करता है, ठीक है, चोट को सुरक्षा से काम करता है। आगे है यह बेस्ट प्रोडक्ट मतलब उत्सर्जी प्रोडक्ट को जो है उत्सर्जन करता है। जैसे CSF के माध्यम से मस्तिष्क से जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट बाई प्रोडक्ट है, रक्त प्रवाह में आते हैं और वह जो है रक्त आपके किडनी में छन जाते हैं और यह भी जो है बेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, बाहर निकालता है। जैसे आप लोग यूरिक एसिड देखे हैं, क्रिएटिनाइन देखे हैं ऑर्गेनिक वाला में, तो यह क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड क्या है, शरीर में बेस्ट मटेरियल है। अगर ये बढ़ने लगेगा तो जो है व्यक्ति को जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह कार्बनिक पदार्थ है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके बॉडी में जहाँ जहाँ यूरिया है, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन है, इससे निकलना ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़े हैं कि CSF में भी यूरिक एसिड और यूरिक एसिड हो गया, फिर जो है क्रिएटिनाइन है, तो वह कैसे निकलता है, तो यह CSF के माध्यम से मस्तिष्क से बेस्ट को प्रोडक्ट को रक्त प्रवाह में आते हैं और फिर रक्त जो है छन्ने के लिए जाता है और वहाँ पे जो है रक्त शुद्ध हो जाता है और जो बेस्ट होता है वो बाहर मूत्र के द्वारा निकल जाता है। समझ गए ना। तो ये जो है बेस्ट प्रोडक्ट को भी उत्सर्जन करता है। पोषक पदार्थों, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए ट्रांसपोर्ट माध्यम का कार्य करता है, ठीक है। अब ये जो होता है आपका CSF, यह जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यातायात के काम करता है। जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, हार्मोन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ब्रेन को सिग्नल देता है, तो इसी के जरिए जो है आपको सिग्नल ब्रेन को मिलता है, या हार्मोन मिलता है या पोषक पदार्थ मिलता है। किसके जरिए? इसी CSF के जरिए, ठीक है ना। तो ये जो है आपके ब्रेन में इसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से काम करता है। मस्तिष्क को लुब्रिकेंट करने का कार्य करता है। मस्तिष्क को यह जो है लुब्रिकेंट करके रखता है, मतलब नमी बना के रखता है, ठीक है ना। और मस्तिष्क में जो है आपके मस्तिष्क को जो है हाइपोवोलेमिक शॉक होने से भी बचाता है, ठीक है। आगे है मस्तिष्क के भार में 97% तक कमी लाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो आपका CSF होता है,
यह क्या होता है कि आपके मस्तिष्क में जो है क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो है आपके भार में लगभग 97% भार में यह कमी लाता है, क्योंकि इसमें हमेशा फॉर्मेशन होते रहता है और हमेशा जो है रिलीज भी होते रहता है। अगर मानिए CSF बन रहा है और बनने लगे और जो है कहीं ना कहीं इसका एक्सट्रैक्शन होना हो ही नहीं, तो क्या होगा, मस्तिष्क में भरते जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा। तो यह मस्तिष्क में 97% भार को कम कम करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, चूँकि यह निकलते रहता है, बनते रहता है। ठीक है, अब यहीं पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं। देखिए, अब यहाँ पे एक फीवर में दो चीज़ समझिए। जैसे ए वाला एरिया आपका वेंट्रिकल का, ये जो टिप के आकार का देख रहे हैं ना, ए टिप के आकार का, तो यही आपका जो है वेंट्रिकल होता है। ठीक है, यह हो गया आपका लेटरल वेंट्रिकल, ए वाला, जिसमें आपका राइट और लेफ्ट दोनों आता है। और ए होता है आपका यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, ए वाला आपका बीच वाला थर्ड वेंट्रिकल होता है, और नीचे वाला जो है आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ठीक है ना, तो यही 4 वेंट्रिकल होता है, समझ गए। तो आपको यही समझना था कि ये जो आप ये टिप वाला एरिया जो देख रहे हैं ना, यही एरिया जो है आपका वेंट्रिकल का होता है। ठीक है ना, अब यही वेंट्रिकल जो है, सॉरी, यही जो है, और इसी के जो है आसपास, इसी के अंदर जो है आपके CSF चलते रहते। ठीक है, CSF जो है आपके रहते हैं। ठीक है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, इसी में जो आपके स्पाइनल फ्लूइड इसी क्रेनियल वाले भाग में होते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए, अब आगे और चीज़ को समझिए, अच्छा रहेगा। तो आगे समझना क्या है, CSF आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। 5 नंबर में अगर CSF पूछे तो आप जो है बता दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, CSF के कार्य क्या है, CSF होता क्या है, और ये चीज़ें मैंने बता दिया। रही बात अगर स्पाइनल कोड के बारे में पूछे, तो स्पाइनल कोड जो होता है एक रस्सी नुमा जो है संरचना होता है, जो मस्तिष्क के आधार यानी मस्तिष्क के निचले हिस्से से ज्वाइंट लेता है, और नीचे जो है कुल्हा के ऊपर जो पूँछ नुमा जो भाती होता है, वहाँ तक यह मौजूद होता है। और इस स्पाइनल कोड के चारों तरफ से जो घिरा हुआ रहता है, वह मेनिंजिस घेरा हुआ रहता है, और इसके अंदर जो है आपके यही CSF जो है प्रवाहित होते रहता है। ठीक है ना, तो यही आपका जो है स्पाइनल कोड हो जाता है, जिसके अंदर CSF जो है प्रवाहित होते रहता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए, आगे चलिए। तो अब यहाँ पे आता है माय डियर 5 नंबर का एक और अच्छा प्रश्न है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अबाउट वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के नीले यानी वेंट्रिकल्स के बारे में बताइए कि ब्रेन में वेंट्रिकल्स का मतलब क्या होता है, 5 नंबर में पूछेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मस्तिष्क के मध्य में 4 आपस में संबंधित कैविटी स्थित होती है, जहाँ CSF का उत्पादन होता है। इन्हें मस्तिष्क नीले ब्रेन वेंट्रिकल कहते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर में दिखाया, टिपनुमा जो दिखाया है ना, जिसमें आपको CSF बनता भी है और उसी में प्रवाहित भी होता है। तो मस्तिष्क के बीच वाले भाग में जो मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया, एक बार और दिखा देते हैं, चलिए दिखा देते हैं कौन वेंट्रिकल होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वेंट्रिकल देख लीजिए, तो वेंट्रिकल देख लीजिए, जैसे आपको मैंने बताया मस्तिष्क के मध्य भाग में, तो ये मस्तिष्क है। ठीक है, ये मस्तिष्क है। ठीक है, ये मस्तिष्क वाला भाग है, इसके बीच में यही मध्य है ना, तो यही जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला, यही आपका जो है क्या है, यही आपका वेंट्रिकल होता है, समझ गए। तो ये जो ऊपर वाला ये जो वेंट्रिकल है ये वाला, ये हो गया लेटरल वेंट्रिकल, जिसमें दो होता है, राइट और लेफ्ट, समझ गए, दोनों साइड होता है, राइट और लेफ्ट दोनों होता है। ये होता है आपका, मैं बता देता हूँ, ये होता है आपका बीच वाला वेंट्रिकल, ये है बीच वाला वेंट्रिकल, जो कि ये वेंट्रिकल है थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, लेटरल में ही 1 और सेकेंड हो जाता है, 1 और 2 वेंट्रिकल। थर्ड वाला वेंट्रिकल ये बीच वाला वेंट्रिकल है। फोर्थ वाला वेंट्रिकल जहाँ पे मेंडुला ऑब्लंगेटा और ये पोन्स सब होता है, मतलब नीचे वाला में, वही आपका जो है ये अपना आपका हो जाता है वेंट्रिकल, जो कि फोर्थ वाला हो जाता है। ठीक है, तो यही 4 वेंट्रिकल मैंने आपको बताया। ठीक है, लेटरल, थर्ड और फोर्थ, लेटरल में 2 होता है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, समझ गए, तो यही आपका जो है वेंट्रिकल संरचना है, देख लीजिए मस्तिष्क में। ओके, अब इसी को आपको अगर बड़ा बनाना रहेगा, तो यही जो है मस्तिष्क में आपके जो है बड़ा बन जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान में करके रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, मस्तिष्क के बीच वाले भाग में 4 आपस में कनेक्टेड कैविटी होता है, छिद्र वाला होता है, जहाँ पे CSF का उत्पादन होता है। इन्हें मस्तिष्क नीलय कहते हैं, ब्रेन वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, मध्य मस्तिष्क के मध्य में बीच में भाग में 4 आपस में जुड़ा हुआ कैविटी मतलब छिद्र होता है। ठीक है,
स्थित होता है, जहाँ पे CSF बनता है, प्रोडक्शन होता है, और इसी प्रोडक्शन वाले जगह को ब्रेन वेंट्रिकल कहते हैं। चीज़ों को समझ गए, आगे चलिए। केंद्रिक वेंट्रिकल में नीलय में क्रोवाइड प्लेक्सस के एपेंडिमल कोशिकाओं के नेटवर्क से CSF का उत्पादन होता है। एपेंडिमल CSF उत्पादन हेतु विशेषकृत एपिथेलियम स्तर है, जो 4 वेंट्रिकल व स्पाइन कोर्ड को भीतर से अवतरित करता है। ठीक है, देखिए ये जो आपका वेंट्रिकल है, इसमें क्रोवाइड प्लेक्सेस और एपेंडिमल कोशिकाओं के नेटवर्क मतलब एक जाल से CSF का उत्पादन होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है। किससे? क्रोवाइड प्लेक्सेस से और एपेंडिमल कोशिकाओं के जाल से, नेटवर्क से CSF का निर्माण होता है। ठीक है, जो एक द्रव है। एपेंडिमल CSF उत्पादन हेतु विशेषकृत एपिथेलियम स्तर लेयर है। ठीक है, अब ये जो एपिडीमल CSF के उत्पादन के लिए जो एक एपिडर्मल नेटवर्क है कोशिका का, यह एक एपिथेलियम स्तर बनाता है, लेयर बनाता है, जो चारों ओर से वेंट्रिकल व स्पाइन कोड को भीतर से अवतरित करता है, और यही भीतर से जो अवतरित लेयर बनाता है, यही जो है आपके CSF को भी बनाता है। देखिए, जैसे मानिए ए हो गया ब्रेन, ठीक है, ए हो गया ब्रेन, और इसी से कनेक्ट एक स्पाइनल है। ठीक है, स्पाइनल है, ठीक है, ए स्पाइनल है, समझ गए। अब आप समझिए कि ए ब्रेन है, इसमें जो है आपका वेंट्रिकल है। ठीक है, ये कौन सा वेंट्रिकल है? अब मानिए ये जो एपिडीमल जो ऊतक है, यह इसके अंदर से अवतरित है। अवतरित मतलब क्या होता है? लेयर। ठीक है ना, लेयर इसके अंदर से अवतरित है, लेयर है, अस्तर चढ़ा हुआ है। अब इसमें भी एक अस्तर चढ़ा हुआ है। ठीक है, एपिडीमल का, एपेंडिमल का। अब यह जो अस्तर है, यह नीचे से रिसाव करेगा CSF का। ठीक है, यह एपिडीमल जो कोशिका है, यह CSF का प्रोडक्शन करेगा, रिसाव करेगा ब्रेन में, और यही जो है आपके क्या होता है, CSF के रूप में आपके बनता है, जो कि जमा रहता है ब्रेन में और स्पाइनल कोर्ड में। समझ गए? तो ये समझ गए कि क्रोवाइड प्लेक्सेस और एपेंडिमल कोशिकाओं के नेटवर्क से CSF का निर्माण होता है। विशेष करके एपिथेलियम स्तर के जो एपिडीमल CSF का उत्पादन एपिथेलियम स्तर से होता है, जो आपके वेंट्रिकल, नीलय और स्पाइन कोड के भीतर में चारों साइड से लेयरिंग होता है, कवरिंग होता है, मतलब अवतरित होता है। समझ गए? चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपको मैं बता दूं, लेटरल वेंट्रिकल जो होता है, सबसे बड़ा क्षेत्र होता है लेटरल वेंट्रिकल्स का, जो 2 होता है। एक होता है आपका राइट वाला, एक होता है लेफ्ट वाला। तो एक ए और एक ए, यानी लेटरल वेंट्रिकल्स 2 हो जाते हैं संख्या में, जो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि यह 2 होता है अकेला, लेफ्ट और राइट। थर्ड वेंट्रिकल एक होता है और फोर्थ वेंट्रिकल एक होता है। मैंने आपको दिखा दिया है फिगर में। आगे चलिए, अब समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं समझिएगा तो फिर आप नहीं समझ पाइएगा। लेटरल वेंट्रिकल दायां और बायां, राइट और लेफ्ट, समझ गए। थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ये तो हो गया हमारा 4 वेंट्रिकल। बता दिए लोकेशन कौन कहाँ पे होता है, मतलब ये जो वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल जो दायां और बायां में है, यह कहाँ होता है, लोकेशन की कहाँ पे स्थित होता है? तो यह सेरिब्रम भाग में है। ठीक है, मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क वाला भाग में है, सेरिब्रम में है। ठीक है, सबसे आगे वाला मस्तिष्क में होता है लेटरल वेंट्रिकल। ओके, इंटर वेंट्रिकल फोर्मेनिना द्वारा थर्ड वेंट्रिकल में जुड़े हुए। अब ये जो कनेक्ट किससे रहता है? तो जो आपका लेटरल वेंट्रिकल है, चूँकि लेटरल वेंट्रिकल में 2 होता है, राइट और लेफ्ट, तो 2 तो यही हो गया, 1 नंबर और 2 नंबर। जो अब रही बात जो कनेक्ट होने की, तो यह तीसरे वेंट्रिकल से कनेक्ट रहता है। ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामीना द्वारा, मतलब यह इंटर वेंट्रिकुलर फोरामीना द्वारा थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझ गए। तीसरा है थर्ड वेंट्रिकल, जो कि एक होता है, यह दाएं व बाएं लेथेमान के मध्य फोर ब्रेन में होता है। ठीक है, फोर ब्रेन में होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देकर रखना है। ठीक है, चलिए, सेरिब्रल एक्वीडक्ट द्वारा चौथा वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। अब पहला जो लेटरल वाला देखे हैं 1 और 2, वह थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ा रहेगा, जो इंटर वेंट्रिकुलर फोरामीन है। ठीक है,
वहीं पे जो थर्ड वाला है यह फोर्थ वाला से जुड़ा होगा, जिसका नाम सेरिब्रल एक्वीडक्ट होता है। ठीक है, सेरिब्रल एक्वीडक्ट होता है। ओके, चौथा वेंट्रिकल है जो पोन्स के पीछे तथा मेंडुला के ऊपरी भाग में हिंड ब्रेन में पश्च ब्रेन में होता है। फोरामेन ऑफ मेजेंडाई द्वारा, ठीक है ना, फोरामेन ऑफ मेंजेंडाई द्वारा, ठीक है, सिस्टेरना मैग्ना होते हुए सब एर्केनॉइड स्पेस से जुड़ा हुआ है। मेरुरज्जु के सेंट्रल कैनाल से जुड़ा हुआ रहता है। तो ए हो गया आपका 4 वेंट्रिकल। लोकेशन कौन कहाँ है, लोकेशन भी आपको ज़्यादा परेशानी होवे नहीं करेगा, समझ गए। ज़्यादा परेशानी आपको लोकेशन में भी नहीं होगा, परेशानी ज़्यादा होगा कनेक्टिविटी में। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि 1 और 2 है, तो तीसरा से जुड़ा रहेगा जिसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिन। दूसरा भी अच्छे से याद हो ही जाएगा क्योंकि यह तीसरा थर्ड वेंट्रिकल है, तो वह फोर्थ नंबर के वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होगा जिसका नाम सेरिब्रल एक्वीडक्ट है। रही बात चौथा का, तो चौथा में थोड़ा सा है कि यह फोरामेन ऑफ मेजाइंडी द्वारा और सिस्टेरना मैग्ना होते हुए सब आर्केनॉइड स्पेस से जुड़ा हुआ है। यह मेरुरज्जु के सेंट्रल कैनल से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो यह कनेक्टेड है, ये लोकेशन है और ये वेंट्रिकल है, आपको ध्यान में रखना है। समझ गए चीज़ों को। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में समझा रखा है, इंग्लिश में आप चाहे तो इंग्लिश में इसका अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ओके, और चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब आगे प्रश्न आ गया रॉबर्ट कुच के बारे में। आप लोग को लुईस पास्चर के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि लुईस पास्चर के बारे में आप लोग अच्छे से बताइए, वो भी बता चुके हैं। माइक्रोबायोलॉजी का प्रश्न है आपसे एग्जाम में। रॉबर्ट कोच और लुईस पास्चर दो इम्पोर्टेंट बनता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक में अपना योगदान दिए हैं। तो लुईस पास्चर तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब हम लोग रॉबर्ट कोच के बारे में देखते हैं। ठीक है, रॉबर्ट कोच के बारे में चलिए देखते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट कोच के बारे में जानिए। रॉबर्ट कोच एक जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। ठीक है, रॉबर्ट कोच जो है जर्मन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं जिनका जन्म 1843 में हुआ, बिल्कुल है। इन्होंने लुई पास्चर के सूक्ष्म जीव संबंधी रिसर्च कार्य का अध्ययन कर माइक्रोबायोलॉजी विषय में नवीन अवधारणाएं प्रस्तुत की। ए निम्न प्रकार है। देखिए, रॉबर्ट कोच बहुत इंटेलिजेंट टाइप के आदमी थे। इनका जन्म 1843 ईस्वी में होता है जर्मनी में। जर्मनी के यह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं। इन्होंने जो लुई पास्चर थे, इन्होंने लुई पास्चर के सूक्ष्म जीव से संबंधित जो भी खोज था, जो भी उनका योगदान था, उनके योगदानों को रिसर्च को रॉबर्ट कोच ने अध्ययन किया। अब रॉबर्ट कोच ने अध्ययन करके माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट में नए अवधारणा, नए कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट लाया यह कॉन्सेप्ट निम्न प्रकार है जिसको आपको भी जानना चाहिए कि रॉबर्ट कोच ने कब क्या जो है योगदान दिया। तो चलिए इसी योगदान को देखते हैं। 1877 में रॉबर्ट कोच ने बैसिली एंथ्रासिस का आइसोलेशन किया। ठीक है, मतलब अलग किया। बैसिली एंथ्रासिस को अलग किया, मतलब आइसोलेशन। ओके, 1878 है घावों में सेप्सिस का कारण सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रमण से होना समझाया। इन्होंने 1877 के बाद 1877 में इनका शुरू होता है काम करना। चूँकि 1843 में तो जन्म ही हुआ, तो 1834, ठीक है ना, लगभग देखा जाए 44 साल के बाद इन्होंने जो है कुछ अपना काम शुरू किया। काम शुरू ये किया कि इन्होंने बैसिली एंथ्रासिस का आइसोलेशन किया 1877 में। आइसोलेशन मतलब क्या होता है, पृथक, मतलब अलग करना। तो बैसिली एंथ्रासिस को इन्होंने अलग किया। 1878 में, एक साल के बाद, इन्होंने ये बताया, ये समझाया कि जो वाउंड होता है, जो घाव होता है, उसमें सेप्सिस का कारण, मतलब संक्रमण का कारण सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रमण से होना समझाया। मतलब इन्होंने घाव में जो सेप्सिस फैलता है, बढ़ता है, उसको जो है इन्होंने कारण सूक्ष्म जीवों को बताया कि सूक्ष्म जीवों द्वारा ही घावों में संक्रमण जो है फैलता है। समझ गए। चूँकि कोई व्यक्ति को अगर छोटा घाव है,
अगर वह अपने घाव को ख्याल नहीं रखता है तो यही छोटा घाव धीरे धीरे बढ़कर बड़ा घाव बन जाता है। तो कहीं ना कहीं छोटा से बड़ा होने में जो रोल होता है वह संक्रमण का ही होता है। तो उस चीज़ को जो है आपको 1878 में इन्होंने समझाया। फिर 1882 में इन्होंने समझाया कि टीबी के जीवाणु की खोज की। अब आपको पता होगा कि टीबी के जीवाणु कौन है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो टीबी के जीवाणु का खोज जो है 1882 में रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया। इस चीज़ को भी जो है आपको समझना है। 1883 में हैजा के जीवाणु का भी, कोलेरा जो होता है हैजा, उसके भी बैक्टीरियल को रिसर्च किया, हैजा के जीवाणु को खोज किया। एंड 1875 में इन्होंने कोच पस्टुलेट प्रस्तुत किया, ठीक है। 1875 में जो है कोचेज पस्टुलेट प्रस्तुत किया, ठीक है। 1877 में जीवाणु को स्टेन करने की तकनीक तथा प्योर कल्चर तकनीक का विकास किया, ठीक है। इन्होंने 1877 में जीवाणुओं को स्टेन करने की तकनीक तथा प्योर कल्चर तकनीक का विकास किया। और यही कुछ सफ़र था इनका, ठीक है ना। रॉबर्ट कोच का बहुत शानदार प्रस्तुति था इनका, और बहुत अच्छा योगदान इन्होंने जो है माइक्रो बायोलॉजी में दिया, जिसको बहुत अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इनका इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। जब जो चीज़ें मैंने बताया कि कब बैक्टीरिया की खोज किया, कब जो है कोलेरा बैक्टीरिया की खोज किया, कब जो है इन्होंने कोच पस्टुलेट का प्रस्तुत किया, ठीक है, ये सब चीज़ों को इन्होंने बताया। बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। चलिए हम अब यहाँ पे विदा लेते हैं आप सभी से। तो माय डियर, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 3 छोटे छोटे प्रश्न बट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको समझाया, और आप लोग को मैं जो है यहाँ पे लगभग जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। अब आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई करिए। अब आपका सब चीज़ लगभग जल्दी ही होने की कगार पर है। नहीं पढ़िएगा तो मैं बता रहा हूँ ना, सब चीज़ इतना जल्दी होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो मैं इंतज़ार कर रहा था एग्ज़ाम के लिए, वह एग्ज़ाम कब आ गया और कब जो है आपका एग्ज़ाम भी होने लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना मैं पीछे पढ़ाया हूँ सबका रिवीजन आप लोग शुरू कर दीजिए, ताकि आगे आप लोग का दिक्कत ना हो कभी भी जॉब में, कभी भी कुछ में। नहीं तो वही है, अभी पढ़िए ना पढ़िए, पढ़ना तो है ही। बिना पढ़े हुए आपका यह कोर्स करना ही बेकार है, ठीक है। क्योंकि अब जॉब बिना पढ़े हुए नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। नॉलेज भी नहीं रहेगा, कहीं भी जाइएगा पूछ देगा तो फिर आप जो है मुँह बा दीजिएगा। किसी इंटरव्यू में ही, किसी नॉलेजफुल व्यक्ति के सामने ही आपसे कोई पूछ दिया जाएगा तो नहीं आएगा। तो काम मैटर रखता है जगह पे, लेकिन नॉलेज आपको मैटर रखता है कहीं भी। कहीं भी नॉलेज का आपका टेस्ट हो सकता है, लेकिन काम का टेस्ट सभी जगह नहीं होता है। जहाँ ज़रूरी होगा वहीं पे टेस्ट होगा, और काम तो सबको आ ही जाता है, धीरे धीरे सब काम सीख ही लेता है। तो इस हिसाब से नॉलेज आपका गेन करने में समय लगता है, लेकिन काम करने 1-2 महीना में आप सीख जाते हैं। तो पहले प्रैक्टिस छोड़िए, पहले जॉब के लिए फोकस कीजिए कि नॉलेज कितना बढ़े, पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई हो जाएगा तो 1-2 महीना में आप आराम से कहीं भी 3 महीना में सेट करके अपना जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ गए। बाकी आप हमारी बातों से सहमत है तो बिल्कुल कमेंट करिए, और नहीं सहमत है तो आपकी मन, जो इच्छा है कीजिए। बाकी जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आप लोग खुद ब खुद बताने लगिएगा कि क्या मैंने गलती किया नहीं किया। समझ गए ना। फिर समय बीत जाने पर कोई वापस नहीं आता है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप इस चीज़ का बहाना नहीं दे सकते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहा था तो हम क्या पढ़े नहीं पढ़े, हमको मन में टेंशन हो रहा था, ये वो। ऐसा कुछ नहीं चलता है, ठीक है। क्योंकि पिछले बार भी जो रिज़ल्ट आया है ना, पिछले बार भी रिज़ल्ट 10 महीना पर ही आया था। मार्च में सीधा, अप्रैल मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट जो है आपके दिसंबर में दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि अब की बार ही लेट हो रहा है। अब की बार तो मान गए भले ही थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो लेट चल रहा है, लेकिन पिछले बार भी तो ऐसे ही चला। तो एक बात आपको बहाना नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए कोर्स। क्योंकि आगे जब कोई फ़ायदा होगा ही नहीं तो क्या जॉब करके आप, क्या जॉब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि आपसे पहले सब एक्सपीरियंस ले लेके बैठा रहता है, तो आपको अपने पढ़ाई पर ही मजबूती करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ गए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। बाकी कोई बात से अगर आपको तकलीफ़ हुआ हो तो सॉरी। मैं जो भी कहता हूँ आप ही के लिए कहता हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं रहता है कि आपको जो है डिसपॉइंटेड किया जाए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए जो समझने वाले हैं समझते हैं हमारी बातों को। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।